इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसी में थोड़ा सा आपका सबका कंफ्यूजन है, उसे करते हैं दोबारा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आपका एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ई वेक्टर, ठीक है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर। अब आप कहीं से इसमें एक निगेटिव चार्ज लाए और एक पॉजिटिव चार्ज लेकर आए, एक आप कहीं से आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, कहीं से भी नहीं, आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर से आप निगेटिव चार्ज यहाँ लेकर आए -q, और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर से आप लेकर आए एक पॉजिटिव चार्ज +q, और दोनों चार्ज इक्वल हैं, अपोजिट है। तो अब क्या हुआ, अब ये दोनों से मिलकर के एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बन गया। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल यहाँ बना लिया आपने। इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर से एक एक करके आप पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज लेकर आए, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज लेकर आया, और फिर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर से पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज लेकर आए एक एक करके, और दोनों को मिलाकर आपने एक डाइपोल असेंबल कर लिया, डाइपोल बना लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाइपोल बनाया। तो कुछ आपको वर्क करना पड़ा, कुछ आपको वर्क मिला, दोनों का नेट सम, एल्जेब्रिक सम, वर्क हमेशा एल्जेब्रिक सम ही लिया जाता है क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है। तो नेट वर्क डन या नेट वर्क ऑब्टेन जितना भी हुआ, पॉजिटिव वर्क हुआ वो नेगेटिव वर्क हुआ, ये जो भी वर्क हुआ, दिस वर्क इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम मतलब वर्क डन फॉर असेंबलिंग अ डाइपोल। कहाँ? इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे? बाय ब्रिंगिंग इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। कहाँ से? फ्रॉम आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। कहाँ? टू इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर से इक्वल और अपोजिट पॉइंट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाकर एक डाइपोल बनाने में जितना भी वर्क आपको करना पड़े, वर्क डन ही कहा जाएगा। अगर वर्क ऑप्टेन है तो वर्क वो निगेटिव आ जाएगा, वर्क डन है नेटवर्क डन तो पॉजिटिव आ जाएगा। जितना भी वर्क करना पड़े, दैट वर्क इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। इस पूरे डाइपोल की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। ये डेफिनेशन है हमारी, लेकिन इस डेफिनेशन से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते। वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे? वैल्यू फाइंड करने के लिए वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक डाइपोल कंसीडर कर रहे हैं। दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की खास बात क्या है कि इक्वल डिस्टेंस पर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, इक्वल डिस्टेंट होती हैं। उससे ये डिस्टेंस थोड़ा कम हो गया, इक्वल डिस्टेंट है। और यहाँ एक आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल बना लिया, -q और +q चार्जेस हैं। ऑब्वियसली इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम क्या लेंगे? एज यूजुअल 2l। 2l is the distance between the two charges.
and angle theta. Angle theta is the angle between P vector and electric field vector. Electric field vector और P vector. This is electric field vector. ये डायरेक्शन आपकी किसकी है? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की है, राइट। और यहां से अगर आप P वेक्टर देखें, P इलेक्ट्रिक डाइपोल, P वेक्टर, तो P वेक्टर की डायरेक्शन क्या है? P वेक्टर की डायरेक्शन आपकी होती है कहाँ? फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ P, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ P वेक्टर, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब देखिए ध्यान से, दिस इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ये मेरा ब्लू वाला पेन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, और ये मेरा पेन है कौन सा? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। दोनों के बीच का एंगल है इस टाइम, कितना एंगल है? थीटा डिग्री। दोनों पे एंगल है थीटा, करेक्ट। अब आपने क्या काम किया? आपने तो अब पहले तो ये समझिए कि इस पर टॉर्क लग रहा होगा। एक कहाँ लग रहा होगा टॉर्क? देखिए, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज पर एक फोर्स एक्ट करती है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एफ इक्वल्स क्यू ई वेक्टर। और नेगेटिव चार्ज पर फोर्स काम करती है कहाँ? इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, एफ वेक्टर इक्वल्स क्यू ई वेक्टर नेगेटिव में, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ये मेरा डाइपोल है, एक फोर्स ये लग रही है और एक फोर्स ये लग रही, तो दोनों फोर्सेस मिलकर के इसे रोटेट करने की कोशिश में है। कैसे? क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश में है। तो टॉर्क, टॉर्क ऑन द डाइपोल, कैसा है? टॉर्क इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। किस डायरेक्शन में है अभी ये? अभी ये है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश में है टॉर्क। समझ आई बात? ठीक। अब लेट द dipole is rotated by a small angle d theta against इलेक्ट्रिक टॉर्क। इलेक्ट्रिक टॉर्क के अगेंस्ट, इलेक्ट्रिक टॉर्क के अगेंस्ट आपने इसको घुमा दिया स्मॉल एंगल डी थीटा से। ये माइनस क्यू आ गया, ये प्लस क्यू आ गया, ठीक है। पहले थी पोजीशन इसकी ए बी, दिस इज द पोजीशन, और अब पोजीशन हो गई ए डैश बी डैश। कितना एंगल घूम गया है? डी थीटा घूम गया। तो रोटेटिंग टॉर्क कितना लगाना पड़ेगा? रोटेटिंग टॉर्क इज इक्वल टू कम से कम इलेक्ट्रिक टॉर्क के इक्वल तो लगाना ही पड़ेगा। इलेक्ट्रिक टॉर्क, तो रोटेटिंग टॉर्क आपका कितना हुआ? पीई साइन थीटा। देन स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। यहाँ फोर्स का इक्विवेलेंट है टॉर्क और डिस्टेंस का इक्विवेलेंट है थीटा, डी थीटा रोटेशनल रोटेशनल एंगल, रोटेशनल मोशन की बात कर रहे हैं। तो डी डब्ल्यू इक्वल्स हुआ आपका कितना? पीई साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। अब फिर दूसरी कंडीशन लेते हैं हम। कौन सी कंडीशन लेते हैं? कि आपने इसे ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल था, दिस इज इलेक्ट्रिक डाइपोल, माइनस क्यू प्लस क्यू से बना हुआ, और कितने एंगल पर था? थीटा वन एंगल पर था। और आपने इसे घुमा दिया इलेक्ट्रिक टॉर्क के अगेंस्ट, आपने इसे घुमा दिया। पहले पोजीशन थी ए बी, इस बार पोजीशन हो गई ए डैश बी डैश। कितना घुमा दिया इसे? इतना घुमा दिया कि ये एंगल अब इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इसने कितना एंगल बना लिया? अब इसने इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा टू एंगल बना लिया। थीटा वन से
थीटा वन पर रखा हुआ था, आपने इसे घुमाया इतना कि अब थीटा टू एंगल बन गया, थीटा वन से थीटा टू एंगल तक आपने इसे रोटेट करा दिया। तो टोटल वर्क डन कितना फाइंड करना होगा, कितना मिलेगा, आप कितना करना होगा आपको? टोटल वर्क डन टू रोटेट द डाइपोल, कहां से कहां तक? फ्रॉम थीटा वन टू थीटा टू। तो टोटल वर्क डन कैसे होगा? इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू, कहां से कहां तक? थीटा वन से थीटा टू तक। और डी डब्ल्यू कितना है? डी डब्ल्यू है पी ई साइन थीटा डी थीटा। पी और ई कांस्टेंट है, पी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जब तक आपने चार्ज नहीं बदला, डिस्टेंस नहीं बदला, पी कांस्टेंट है, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने रखा हुआ है। तो इन्हें बाहर ले लिया आपने, पीई इंटीग्रेशन फ्रॉम थीटा वन टू थीटा टू, किसका? साइन थीटा डी थीटा। तो अब आपका वर्क कितना हुआ? पीई और साइन थीटा का इंटीग्रेशन है कितना? माइनस कॉस थीटा फ्रॉम थीटा वन टू थीटा टू। मैंने माइनस बाहर ले लिया, ये बना आपका पीई अपर लिमिट कॉस थीटा टू, लोअर लिमिट कॉस थीटा वन। ठीक है, या इसको आप एक बार और मॉडिफाई कर सकते हैं, कितना? माइनस में अंदर ले लूं तो पी ई कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू जूल। ये आपका वर्क डन हो गया। ठीक है, और जो भी आपको वर्क करना पड़ा, जो भी आपको वर्क करना पड़ा, दिस वर्क appear as electric potential energy of dipole। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल जिसे हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, यू इज इक्वल टू कितना बना आपका? पीई cos थीटा वन माइनस cos थीटा टू जूल। दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, अब आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाया इसके अंदर, और इस तरह से बनाया कि आपका जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एग्जैक्टली परपेंडिकुलर आ गया, किसके परपेंडिकुलर आ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर। ये आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाया। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट देखो, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट यहाँ पी वेक्टर की डायरेक्शन क्या है? फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, दिस इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। मेरा ये पेन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका। कैसा है इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। दिस इज ई वेक्टर, ये ई वेक्टर है आपको, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर आ गए, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और डाइपोल मोमेंट। तो अब इस कंडीशन में आपके इस डाइपोल, पूरे इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो जीरो है, या वर्क डन आपको जीरो करना पड़ेगा। अब ये वर्क डन जीरो क्यों है? क्यों ये वर्क डन जीरो है? ये वर्क डन हम क्यों कह रहे हैं इसको जीरो, ये पूरा मैथमेटिकली आप समझेंगे कब? जब मुझे याद दिला देना, मुझे याद दिला देना, इसको मैं पूरा मैथमेटिकली एक्सप्लेन कर लेंगे, पूरा सिंपल है बिल्कुल। जब हम पढ़ लेंगे क्या? इक्वी इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इतनी बात ध्यान रखना कि जब इक्वी पोटेंशियल सरफेस हम कंप्लीट कर लें तब मुझे याद दिला देना कि जी बताओ कैसे वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होने पर कैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है इसकी। ठीक है, लेकिन जब भी डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो फिर आपके डाइपोल को बनाने में
बाहर से पॉजिटिव चार्ज लाने में जितना आपको वर्क करना पड़ा उतना ही वर्क मिल जाएगा बाहर से निगेटिव चार्ज को लाने में। नेट वर्क डन जीरो होगा, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी यहाँ कितनी हो जानी है, यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आपकी जीरो हो जानी। कब? जब पी वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के परपेंडिकुलर है। ठीक है। अब कल वाली जो कंफ्यूजन हो रहा था वो यहाँ से थोड़ा सा मैं अलग अलग करूंगा, तो आज वो कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इज जीरो। कब? व्हेन पी वेक्टर परपेंडिकुलर टू ई वेक्टर, पी वेक्टर और ई वेक्टर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तब इलेक्ट्रिक डाइपोल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल बिल्कुल जीरो हो जाया करती है। जब ई वेक्टर और पी वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, क्यों हो जाती है इसे मुझे याद दिला देना है, जब हम इक्वी पोटेंशियल सरफेस कर लेंगे तब पूरा इसका मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, कल वाले में जो थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो रहा था वो आज कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। कैसे? ये आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और यहाँ आपका डाइपोल रखा हुआ है, ये दिस इज डाइपोल कंसिस्टिंग ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। ये माइनस क्यू चार्ज है और ये कैसा है, प्लस क्यू चार्ज है। प्लस क्यू चार्ज है। कैसे रखा हुआ है? इनिशियली राइट एंगल पर रखा हुआ है। राइट एंगल पर इनिशियली ये रखा हुआ है, जबकि इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। तो थीटा वन कितना है यहाँ? 90 डिग्री। अब आपने इसे रोटेट कर दिया, आपने इसे रोटेट कर दिया। कितना रोटेट कर दिया? यहां तक रोटेट कर दिया आपने इसे। ठीक है। ये इसकी पोजीशन थी ए बी, और अब इसकी पोजीशन क्या हो गई? इसकी पोजीशन हो गई कितनी? ए डैश और बी डैश। अब आपने कितना रोटेट कर दिया? इतना रोटेट कर दिया कि अब इलेक्ट्रिक फील्ड से इसका पूरा का पूरा एंगल कितना हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड से इसका एंगल हो गया थीटा। समझ रहे हो? कल कल मैंने थीटा कहाँ लिया था? कल मैंने थीटा इन दोनों के बीच का एंगल थीटा लिया था, तो वो थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो रहा था, और मैं भी कंफ्यूज हो गया था। सच मानो। देखो ये यही जो है लर्निंग प्रोसेस है, कि कल आप सब ने मुझे एक नई नई चीज सिखा दी, एक नया फैक्ट आपने सिखा दिया कि जी यहाँ से थीटा अगर आप ले रहे हो तो फॉर्मूले में फिर थीटा आप यहाँ से क्यों रख रहे हो, जबकि आज से पहले मैंने भी कभी नहीं सोचा और ना किसी ने मुझसे ये बात पूछी थी। कल किसने आप में से किसने कहा था कि जी थीटा आपने अभी तो ले लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड से पहले आपने डेरिवेशन में लिया था, 90 डिग्री वाले से आ गए। आप में से किसी ने कहा था शायद कल। तो एनीवे, जिसने भी मुझसे पूछा, शायद सुचित या प्रियांशु में से किसी ने पूछा था, थैंक यू वेरी मच, आपने मेरी फिजिक्स थोड़ी सी और क्लियर कर दी। 90 डिग्री पर रखा हुआ था इनिशियल, और फाइनली आपने इसको इतना रोटेट कर दिया कि अब एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और पी वेक्टर के बीच का एंगल अब बन गया थीटा। देखिए ध्यान से, अब आपका जो पी वेक्टर है, ये पी वेक्टर इस डायरेक्शन में है, दिस इज द पी वेक्टर फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। ये आपका नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये वाला नेगेटिव है। इस बार नेगेटिव की पोजीशन क्या बन गई? ये बन गई माइनस क्यू की पोजीशन ए डैश आ गई, और प्लस क्यू की पोजीशन क्या बन गई है? प्लस क्यू की पोजीशन बी डैश बन गई है। अब पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ये देखिए दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। अब ये कहाँ से कितना हो गया है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में इसने एंगल बना लिया थीटा। आपका यहाँ रखा हुआ था 90 डिग्री पर रखा हुआ था, और इसे आपने रोटेट करके रोटेट कर दिया इतना कि अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा हो गया। तो अब थीटा टू कितना लिया जाएगा? बिल्कुल सिंपल है, इस बार थीटा टू आपका लिया जाएगा थीटा। ठीक है। तो अब let the dipole is rotated from zero potential energy. कब? when p vector perpendicular e vector to new position a dash b dash, जिसमें कि when
when angle between p vector and e vector equals what, थीटा। तो अब वही वाला फॉर्मूला लिख लेते हैं हम पीछे। u इज इक्वल टू कितना था, याद कीजिए, पी ई कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। करेक्ट है, मैंने कोई मिस्टेक तो नहीं करी, सही लिखा ना फॉर्मूला। अब यहाँ आपका थीटा वन कितना हो गया देखिए 90 डिग्री, और थीटा टू कितना हो गया, थीटा सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो u इज इक्वल टू कितना रहा आपका, पी ई कॉस 90 माइनस कॉस थीटा। कॉस 90 कितना होता है, जीरो। तो u आ गया आपका माइनस पी ई कॉस थीटा जूल। दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी सिंपलेस्ट वे में। हम इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे, हम इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे। देखो, इस फॉर्मूले को यूज करने के पीछे एक लॉजिक है, एक लॉजिक भी है। आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यूज करते हैं mgh। अब ये आपकी ग्राउंड है, ये अर्थ सरफेस है, यहाँ कोई बॉडी रखी हुई है, तो इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, जीरो है। अब यहाँ से आपने इसे उठा दिया, कितना उठा दिया, h ऊंचाई पर उठा दिया, तो अब यहाँ कितनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, mgh। mgh का मतलब वो वर्क डन जो जीरो पोटेंशियल एनर्जी से यहाँ तक लाने में इसे किया गया, दैट इज कॉल्ड द इंक्रीज्ड। एक्चुअली तो ये पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुई है, कहाँ से इंक्रीज हुई है, जीरो लेवल से, जीरो लेवल से mgh तक इंक्रीज हो गई। तो mgh को ही कहते हैं हम कि ये अब नई इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, बॉडी की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, mgh है। क्यों, क्योंकि जीरो थी, हमने एक लेवल पर जीरो माना, कहीं पर, कहाँ जीरो लिया, और सरफेस पर हमने जीरो लिया। तो जीरो से जितना वर्क करना पड़ा, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी। अगर आप उसमें भी जाओगे ग्रेविटेशन वाले फॉर्मूले में, तो यहाँ कितनी है, माइनस जी एम ई एम अपॉन आर ई, और यहाँ कितनी हो गई, माइनस जी एम ई एम अपॉन आर ई प्लस एच, बढ़ गई ना। तो यहाँ आपने एक लेवल लिया, उस लेवल के कंपैरिजन में कितनी बढ़ गई, वही पोटेंशियल एनर्जी है। तो हमने लेवल यहाँ क्या ले लिया है, यहाँ इनिशियल लेवल वो ले लिया जबकि इलेक्ट्रिक डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी। अब जीरो से कितनी ऊंची हो गई, या जीरो से कितनी कम हो गई, अगर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट ना करके इसे हम क्लॉकवाइज रोटेट कर देंगे, तो क्या होगा, वर्क विल नॉट बी डन, वर्क विल बी ऑब्टेन्ड। जब ऑब्टेन होगा तो निगेटिव आ जाएगी। तो यहीं से क्या है, अगर आप अर्थ सरफेस पर खड़े, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, आप कुएं में नीचे उतर जाए, तो अब आपकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, जो भी है वो नेगेटिव वैल्यू आएगी, क्योंकि जीरो से भी आप नीचे चले गए। तो जीरो को हम एक इनिशियल स्टेट लेकर के चल रहे हैं, एक हमने यहाँ ओरिजिन बना लिया जीरो स्टेट एनर्जी को। ऐसे यहाँ जीरो एनर्जी लेवल को हमने ओरिजिन बना लिया अपने डाइपोल के लिए। ये बात क्लियर हुई यहाँ तक, बोलो। मतलब जीरो एनर्जी लेवल को अगर हम ओरिजिन ना बनाए तो आगे चल के फॉर्मूले थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएंगे। फिर वही बात है कि भाई सब मिलकर बैठ गए, एक साथ डिसाइड करा कि भाई जीरो एनर्जी लेवल को बना लो बेसिक, इसको बिल्कुल ओरिजिन बना लो, और इसके बाद में फिर वर्क करा है तो पॉजिटिव, नहीं करा है वर्क मिला है तो निगेटिव, सीधी सी बात है, कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं रह जाएगी आगे के लिए। तो इसलिए जब परपेंडिकुलर है पी वेक्टर और ई वेक्टर, तब हमने इसको ले लिया कि जीरो एनर्जी एनर्जी है ये, अब यहाँ से कितना वर्क करना पड़ा वही इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, भले ही वो पॉजिटिव में आ जाए या निगेटिव में आ जाए। क्लियर हुई यहाँ तक की बात, ये फॉर्मूला आ गया u इज इक्वल टू माइनस पी कॉस थीटा। अब ध्यान रखिएगा कि ये थीटा कौन सा है, ये थीटा एक्चुअल में है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और डाइपोल जहां तक पहुंचा है उन दोनों के बीच का एंगल। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ये रहा देखो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, और यहाँ जहां ये पहुंचा है यहाँ तक का पूरा एंगल बन गया ये। अब ये जो एंगल है, जो कल आपको सबको कंफ्यूजन हो रहा था, मुझे भी कंफ्यूजन हो रहा था कि जी ये एंगल आपने कहाँ से लिया, 90 डिग्री की पोजीशन से आगे लिया, नहीं, वो हमने एंगल एक्चुअली कहाँ से लेना है, वो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर से ही एंगल को लेना है। ठीक है जी। अब अब कल वाली बात जो हमें डिस्कस करनी है, और बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, छोटी सी टेबल सी बना रहा हूं मैं, और मतलब इस टेबल पर बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं इस टेबल पर। तो मैं कोशिश करूंगा कि कैमरा फ्रेम के अंदर अंदर पूरी टेबल आ जाए। यहाँ लिखता हूं मैं
ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बीच का एंगल। ठीक है। नेट फोर्स। नेट फोर्स के बाद हम लिखेंगे यहाँ नेट टॉर्क। नेट टॉर्क। फिर उसके बाद लिखेंगे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, शॉर्ट में लिख देता हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। और फिर आपका बन जाता है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम। और फिर यहाँ मैं बनाऊंगा इसका डायग्राम। बल्कि एक काम करते हैं, डायग्राम हम यहाँ ओरिएंटेशन में ही बना लेते हैं। ओरिएंटेशन में डायग्राम बना लेते हैं। पहली कंडीशन है कि पी वेक्टर, फर्स्ट कंडीशन क्या है, पी वेक्टर पैरेलल टू ई वेक्टर। कैसे बनेगा ये, कैसे बनेगा, बहुत ध्यान से देखना। मैं ग्रीन पेन से बना रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये ग्रीन पेन से मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कर लिया। और रेड पेन से बना रहा हूँ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है। तो ये इस टाइम पी वेक्टर पैरेलल टू ई वेक्टर। देखो ध्यान से, ये रेड वाला पेन मेरा पी वेक्टर है और ये ग्रीन वाला पेन ई वेक्टर है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी है, 0 डिग्री है। नेट फोर्स तो 0 होता ही होता है, इसमें कोई शक की बात नहीं। नेट टॉर्क, टॉर्क की वैल्यू कितनी थी बताना जरा। टॉर्क की वैल्यू थी, टॉर्क इज इक्वल टू था पी ई साइन थीटा। अब यहाँ साइन थीटा में थीटा 0 रखोगे तो नेट टॉर्क कितना आएगा, 0 आएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ये रहा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूले में यहाँ थीटा 0 रखोगे तो कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। तो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी निकल कर आएगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकल कर आएगी इसमें माइनस पी। अभी मैं इक्विलिब्रियम कुछ नहीं लिख रहा हूँ, इक्विलिब्रियम का मतलब अभी समझेंगे आप ध्यान से। सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन तब है जबकि आपका ई वेक्टर परपेंडिकुलर टू पी वेक्टर, पी वेक्टर परपेंडिकुलर टू ई वेक्टर। डायग्राम इसका ड्रॉ कर रहा हूँ फिर से, हालांकि डायग्राम की आपको कोई खास जरूरत है नहीं। ये ई वेक्टर हो गया, ई वेक्टर हो गया, और ये मेरा डाइपोल माइनस क्यू और ये प्लस क्यू। ये आपका पी वेक्टर है इस टाइम, दिस इज पी वेक्टर। ये पी वेक्टर ये रहा और ई वेक्टर कहाँ है, ई वेक्टर ये रहा। दोनों के बीच में एंगल कितना है इस टाइम, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। तो इसका मतलब यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, थीटा इक्वल्स 90 डिग्री। नेट फोर्स 0, नेट फोर्स 0। नेट टॉर्क, नेट टॉर्क पी साइन थीटा, यहाँ पर रखोगे आप थीटा की वैल्यू 90 तो नेट टॉर्क कितना निकल कर आएगा, पीई। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी निकल कर आएगी, पोटेंशियल एनर्जी में के फॉर्मूले में यहाँ आप रख दोगे क्या, थीटा की वैल्यू 0 रखोगे तो कॉस 90 का मतलब सब कुछ मिलकर क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी का भी फॉर्मूला लिख देता हूँ, U इज इक्वल टू कितना है, माइनस पी ई कॉस थीटा, माइनस है इसमें लगा हुआ। ठीक है जी। अगली कंडीशन कौन सी आती है, अगली कंडीशन आती है हमारी क्या, ई वेक्टर इज एंटी पैरेलल ई वेक्टर। इसका भी डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। ये रहा आपका डायग्राम, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, दो ही डायग्राम, दो लाइन बना रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड की। ये माइनस क्यू बना, ये बना आपका प्लस क्यू। तो आप देखिएगा पी वेक्टर, ये देखिए पी वेक्टर एग्जैक्टली अपोजिट टू ई वेक्टर। ये मेरा पी वेक्टर है रेड वाला पेन, ये मेरा ई वेक्टर है ग्रीन वाला पेन। दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, अपोजिट हैं। जब दोनों एक दूसरे के अपोजिट है तो यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी है, यहाँ थीटा की वैल्यू 180 है। नेट फोर्स तो 0 0 आना है, कोई बात ही नहीं है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। यहाँ आप साइन थीटा रखेंगे, साइन 180, साइन 180 की वैल्यू 0 होती है तो कितना बना जी, 0 बना। और यहाँ रखेंगे कॉस 180 की वैल्यू कितनी है बताओ, -1, -1 और एक माइनस इसमें लगा हुआ फॉर्मूले में, तो क्या बन जाएगा, प्लस पी मैंने जान के लिख दिया। अब ये आता है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम, ये देखो मेरा पेन ये टाइम इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में है। कैसे कि मैंने इसको अगर इसकी पोजीशन से इसको डाइवर्ट कर दिया, वापस छोड़ा, छोड़ करके ये वापस अपनी जगह आ गया, मैं ऊपर कर रहा हूँ वापस, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाता है ये। ठीक है, ये इस टाइम मेरा
पेन का जो कैप है, कैसे करूं, ये मेरा पेन का कैप, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। क्यों? क्योंकि मैंने इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से इसे टच कर दिया, अगर डिस्टर्ब कर दिया तो ये वापस अपनी जगह ना आकर और आगे बढ़ जाएगा। इस टाइम भी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है, लेकिन अगर मैंने इक्विलिब्रियम पोजीशन से इसे डिस्टर्ब कर दिया तो ये वापस ना आकर ये और आगे बढ़ता चला जाएगा। तो ये कहलाता अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक, ये है स्टेबल इक्विलिब्रियम कि मैंने इसे डिस्टर्ब कर दिया इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से, छोड़ते ही फिर वापस अपनी जगह आ गया। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन का स्टेबल और अनस्टेबल होना डिपेंड करता है कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी। सबसे पहली बात तो इक्विलिब्रियम होने के लिए नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, नेट टॉर्क जीरो होना चाहिए। पहली कंडीशन में नेट फोर्स नेट टॉर्क जीरो, दूसरी पोजीशन में नेट फोर्स तो जीरो, नेट टॉर्क जीरो नहीं है। इसका मतलब यहाँ तो इक्विलिब्रियम की कोई बात ही नहीं कर सकते हम, इक्विलिब्रियम है ही नहीं यहाँ तो। इक्विलिब्रियम होने के लिए इस टाइम ये पेन इक्विलिब्रियम है क्योंकि इस पर नेट फोर्स जीरो है, नेट टॉर्क जीरो है, छोड़ते ही वापस आ गया। तो नेट फोर्स नेट टॉर्क जीरो कब है? जब पी वेक्टर पैरेलल टू ई वेक्टर। नेट फोर्स नेट टॉर्क जीरो कब है? जब पी वेक्टर एंटी पैरेलल टू ई वेक्टर। लेकिन इस टाइम ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है। क्यों है? ध्यान से देखना, मेरा यहाँ ग्रेविटेशनल, इसका जो पॉइंट ऑफ ग्रेविटी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ है, बिल्कुल नीचे है इस टाइम, मतलब अर्थ सरफेस से फ्यू mm ऊपर। और जब मैंने इसे खड़ा कर दिया तो अब ग्रेविटेशनल पॉइंट कहाँ गया? पॉइंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी काफी ऊपर आ गया। अब जब मैंने इसे डिस्टर्ब किया तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे जाने की कोशिश में इसने सेंटर ऑफ ग्रेविटी ने इसे पूरी बॉडी को नीचे ले गया, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। मतलब यह है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम होने के लिए पोटेंशियल एनर्जी कम से कम होनी चाहिए, जितनी भी कम से कम पॉसिबल हो, जीरो नहीं, जीरो से भी नीचे पॉसिबल है। यहाँ देखिए, पहले वाले में नेट फोर्स नेट टॉर्क जीरो, दूसरे वाले में भी नेट एंटी पैरेलल में भी नेट फोर्स नेट टॉर्क जीरो, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी पी, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी माइनस पी। कौन सी वाली पोटेंशियल एनर्जी कम है? सबसे कम तो कौन सी है? माइनस पी। तो अब इस इक्विलिब्रियम कौन सा बना? अब यहाँ बना स्टेबल इक्विलिब्रियम। और इसमें भी इक्विलिब्रियम है क्योंकि नेट फोर्स नेट टॉर्क जीरो है। लेकिन अगर आप इस पोजीशन से इसे डिस्टर्ब कर देते हैं, ये डाइपोल है, ये मैं कैप ले लेता हूँ डाइपोल, अगर आपने इस डाइपोल को यहाँ से थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया ऐसे, तो ये वापस अपनी जगह ना जा करके पूरा घूमेगा और फिर कहाँ जाएगा? पैरेलल कंडीशन में आ जाएगा। इसमें से अगर आपने यहाँ से डिस्टर्ब कर दिया, थोड़ा सा ऐसे डिस्टर्ब किया, फिर वापस अपनी जगह आ जाएगा, थोड़ा डिस्टर्ब किया, फिर वापस अपनी जगह आ जाएगा। तो यहाँ एंटी पैरेलल स्थिति में इक्विलिब्रियम है, लेकिन कौन सा है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम पॉसिबल लेवल पर नहीं है। स्टेबल इक्विलिब्रियम है क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी अपने मिनिमम पॉसिबल लेवल पर है। स्टेबल इक्विलिब्रियम है क्यों? क्योंकि थोड़ा सा इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्टर्ब करेंगे, छोड़ते ही वापस अपनी जगह आ जाएगा। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है क्यों? क्योंकि इसे इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्टर्ब कर दिया तो वापस अपनी जगह आने के बजाय और पूरा घूम करके कैसे पैरेलल हो जाएगा, ताकि इसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो सके। ये भी नीचे क्यों गिर रहा है? मैंने इसे डिस्टर्ब किया, नीचे क्यों गिर गया? ताकि इसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम पॉसिबल हो सके। अभी इस कंडीशन में मिनिमम पॉसिबल नहीं है पोटेंशियल एनर्जी, जब ये खड़ा है और मैंने इसे लुढ़का है, तो इसने अपनी पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमम करने के चक्कर में और आगे चला गया और अब ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ गया। बस समझ आई आपको? बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कई बार इस पर क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। टाइम की लिमिटेशन है, खत्म होने वाला है टाइम। क्लियर हो गई यहाँ तक की बात? अरे अभी तो शुरू में यस सर। यस सर।